नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अवश्य अनवरत रूप से बढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस मंच से हम JNU MA हिंदी की तैयारी करते हैं और पूरी सारगर्भित तैयारी हम यहाँ पर करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ये तीसरी श्रृंखला है, जो प्रश्न संख्या 11 है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है कि रामचंद्रिका निम्न में से किसकी कृति है? जी हाँ, रामचंद्रिका निम्न में से किसकी कृति है? विकल्प है तुलसीदास, केशवदास, नाभादास और ईश्वरदास। तो आप सही सोच रहे हैं, यह कृति केशवदास की है। जी हाँ, यह कृति है केशवदास। रामचंद्रिका केशवदास की कृति है। तो चलिए हम विकल्पों पर थोड़ा गौर करें। तो आप जानते हैं तुलसीदास की 5 महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, सबसे पहला है रामचरितमानस। जी हाँ, रामचरितमानस पहली रचना है। दूसरी है इनकी विनय पत्रिका। जी हाँ, विनय पत्रिका। तीसरी है कवितावली, कवितावली, दोहावली और गीतावली। मैंने संक्षेप में लिखा है ताकि समय की बर्बादी ना हो, और आप समझ ही रहे होंगे तुलसीदास की 5 रचनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली। चलिए बढ़ते हैं केशवदास की ओर। तो केशवदास पर अगर हम गौर करें तो केशवदास जी की कुछ रचनाएं हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जैसे कवि प्रिया, दूसरी है रसिक प्रिया, तीसरी है जहांगीर जस, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका और एक है विज्ञान गीता। जी हाँ, विज्ञान गीता। और एक रचना की हम पहले चर्चा कर चुके हैं, रामचंद्रिका। तो ये इन 5 रचनाओं का अवश्य ध्यान रखेंगे: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। बढ़ते हैं नाभादास की ओर। तो नाभादास की 2 कृति जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, एक है अष्टयाम। अष्टयाम, अष्टयाम ही एक प्रमुख, एकमात्र इनकी प्रमुख कृति है। ठीक है, तो नाभादास की एक कृति है अष्टयाम, और दूसरा जो है ईश्वरदास, ईश्वरदास की एक रचना है, वह है भरत मिलाप। जी हाँ, ईश्वरदास की रचना है भरत मिलाप। तो आपने देखा तुलसीदास की 5 रचनाएं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली। केशव की है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता। नाभादास की 2 रचनाएं होती हैं, एक तो अष्टयाम है और एक है भक्तमाल, जिसकी चर्चा मैंने यहां नहीं की है, तो मैं लिख ही देता हूं भक्तमाल। तो भक्तमाल, और ईश्वरदास की है भरत मिलाप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प दिए गए हैं: 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है। जी हाँ, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और प्रश्न यह भी आ सकता है, विकल्प में यह भी आ सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर ईस्वी की बात करें, 1949, 14 सितंबर 1949 से हमारे संविधान में हिंदी राजभाषा है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है हमारे संविधान में हिंदी को। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा कहा गया है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषयक जानकारी दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? जी हाँ, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है, अगला प्रश्न है। विकल्प दिए गए: शांत रस, प्रेम रस, वीर रस या वात्सल्य रस। तो यह प्रश्न जो है हमारे JNU 2019 की परीक्षा में आया है। 2019 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है। तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। जी हाँ, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। तो यहां पर हम लिख देते हैं सूरदास को वात्सल्य एवं इनको श्रृंगार रस का भी सम्राट कहा जाता है। जी हाँ, श्रृंगार रस का
सम्राट कहा गया है। सूरदास के बारे में अगर आप एक दो बातें और जान लें तो सूरदास की दो महत्वपूर्ण पंक्ति, एक महत्वपूर्ण है निर्गुण कौन देश को वासी, जी हाँ, निर्गुण कौन देश को वासी, और दूसरी पंक्ति इनके द्वारा रची गई है अखियां हरि दर्शन को भूखी, जी हाँ, अखियां हरि दर्शन को भूखी। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं, एक दो महत्वपूर्ण रचनाएं की चर्चा अगर हम कर लें यहाँ पर, तो एक सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी साहित्य लहरी, जी हाँ, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है साहित्य लहरी, एक और रचना है सूर सारावली। तो आपने देखा सूरदास वात्सल एवं श्रृंगार रस के सम्राट कहे जाते हैं, और सूरदास की दो महत्वपूर्ण पंक्तियां मैंने इसकी चर्चा की कि निर्गुण कौन देश को वासी और अखियां हरि दर्शन को भूखी, ठीक है। तो और सूरदास की दो कृतियों का वर्णन हमने किया, साहित्य लहरी, सूर सारावली, और इनकी और एक कृति है सूर सागर, एक और इनकी कृति है सूर सागर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न है यह, इनमें से विद्यापति की उपाधि कौन सी है। जी हाँ, यहाँ पर हमें विद्यापति की उपाधियों के बारे में पूछा गया है कि विद्यापति को कौन सी उपाधि मिली है विकल्प दिए गए विकल्पों में से। तो पहला विकल्प है अभिनव जयदेव, विकल्प है दूसरा मैथिल कोकिल, तीसरा विकल्प है कवि शेखर, और चौथा विकल्प है ये सभी। तो इसका उत्तर है ये सभी। तो विद्यापति को इन तीनों उपाधि के नाम से जाना जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है उन्हें, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है और कवि शेखर भी कहा जाता है। तो विद्यापति के बारे में अगर आप एक दो बातें जानना चाहें तो विद्यापति की तीन महत्वपूर्ण रचनाओं का वर्णन मैं यहाँ कर देता हूँ। पहली रचना है विद्यापति की पदावली, जी हाँ, विद्यापति की पदावली, और दूसरी है कीर्ति लता, जी हाँ, कीर्ति लता, और तीसरी रचना इनकी है कीर्ति पताका, जी हाँ, दूसरी रचना है कीर्ति पताका। और एक बात और अगर आप ध्यान रखना चाहें तो पदावली जो है ये मैथिल भाषा में है, जी हाँ, मैथिल भाषा की रचना है, परंतु कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है ये दोनों अपभ्रंश भाषा में रचा गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आ सकता है कि कीर्ति पताका विद्यापति का ग्रंथ है और यह किस भाषा में लिखा गया है, तो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, और कीर्ति लता कीर्ति पताका अपभ्रंश और पदावली मैथिली में लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सत्र के अंतिम प्रश्न की ओर। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। जी हाँ, हमारा प्रश्न है आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन। जी हाँ, तो यह प्रश्न जेएनयू के 2019 की परीक्षा जो आयोजित हुई थी उसमें यह प्रश्न आया है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। तो विकल्प एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से संबोधित किया। और जैसा कि आप जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा, आदिकाल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया। जी हाँ, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया। राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा। जी हाँ, राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा। और एक दो आलोचकों के बारे में जानना चाहें तो राम कुमार वर्मा ने इसको चरण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। तो आज के सत्र में इतना ही। आप टिप्पणी बॉक्स में अवश्य बताएंगे आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही, शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।